हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है साइलेंट स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक चल रहा है एनालिटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानकारी दी थी और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि फंक्शन ये एनालिटिक होगा, किन पॉइंटों पर होगा, किस पर नहीं होगा। तो आज स्टूडेंट फिर यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की कुछ आगे जानकारी देते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। तो पिछले वीडियो में भी ये स्पष्ट बात की थी कि एनालिटिक फंक्शन होने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी है, एक सीआर इक्वेशन यानी कॉची-रीमान इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो स्टूडेंट कंटिन्यूअस हो, तो फंक्शन एनालिटिक होगा। If function fz is analytic in domain D, if and only, यानी कि ये दोनों तरफ से सही है। अगर हमें एनालिटिक चेक करना है तो fz हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी फंक्शन fz जो है कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स हो एंड सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशंस लिखी हुई हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दूसरी इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, तो फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे। और रिवर्स कंडीशन है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। एक नया पॉइंट स्टूडेंट चलते हैं, आज बताते हैं फंक्शन किन किन कंडीशन पर हम चेक करेंगे एनालिटिक नहीं होगा और एनालिटिक होने के लिए ये कंडीशन है। अब एनालिटिक कहाँ नहीं होगा इसके लिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन fz है z0 पर एनालिटिक है तो इसका मतलब है कि z0 का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिले कि जिसके नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो z0 पर एनालिटिक होगा। यानी कि बात यहाँ पर थी कि z0 ये पॉइंट है, इसका एक नेबरहुड बनाया, कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिले, एक मिलेगा तो काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये नेबरहुड मिला, इस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, यानी कि z0 पर भी डिफरेंशिएबल हो और इसके आसपास के पॉइंटों पर, यानी कि पूरा ये जो रेंज बनी हुई है, ये नेबरहुड बना हुआ है, इस नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम z0 पर एनालिटिक कहेंगे। यानी एनालिटिक होने के लिए इस पर भी डिफरेंशिएबल हो और आसपास के पॉइंटों पर भी, सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल हो, एक नेबरहुड कम से कम ऐसा बने। अब बात आती है कि अगर फंक्शन z0 पर डिफरेंशिएबल है तो हम इसको एनालिटिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट, एनालिटिक हमेशा हम इसको नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि z0 पर एनालिटिक प्रूव करने के लिए, यानी केवल हमारे पास z0 पर डिफरेंशिएबल है, जबकि एनालिटिक की कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो और इसके पूरे नेबरहुड के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, तो ही z0 पर एनालिटिक होगा। लेकिन z0 पर केवल डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि z0 पर एनालिटिक है। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर फंक्शन z0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कभी भी ये z0 पर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक अगर z0 पर है तो z0 पर डिफरेंशिएबल हो और पूरे नेबरहुड के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। जब इस पर डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो इसका मतलब ये एनालिटिक कभी नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक के लिए इस पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी है और इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये कभी फंक्शन z0 पर एनालिटिक नहीं होगा। तो ये पॉइंट स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ fz इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z0, अगर z0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो देन fz इज नॉट एनालिटिक एट z0, तो fz z0 पर एनालिटिक कभी नहीं होगा। यानी कि एनालिटिक ना होने के कई पॉइंट सामने आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर फंक्शन की कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है डोमेन में, तो हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ना हो तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं एनालिटिक और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है
तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ना होने के कई पॉइंट हैं। अगर फंक्शन एनालिटिक पूछा गया है और बताया गया कि ये इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, तो स्टूडेंट हम डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला लगा करके चेक कर सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इसको हम कहेंगे ये एनालिटिक उस पॉइंट पर नहीं होगा। अब बात आती है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो स्टूडेंट ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं ये जनरल पार्शियल डेरिवेटिव्स है, यानी पूरे डोमेन के पॉइंटों पर जनरल फार्मूला लिखा हुआ है डेरिवेटिव का। अगर हमें किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव चेक करने हैं, कोई रेमान किसी पॉइंट पर चेक करनी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स एट पॉइंट ए कॉमा बी। ए कॉमा बी पर पार्शियल डेरिवेटिव्स का फार्मूला क्या होगा इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट पहला है यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि एफ जेड जो है, एफ जेड को डब्ल्यू के इक्वल लिखते हैं और एफ जेड आता है यू प्लस आई वी के इक्वल। और हमने बताया था यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई का है और वी वी जो फंक्शन है वो भी एक्स वाई का है। पिछले वीडियो में हमने ये डिटेल में थोड़ा बताया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम यू का पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं किसी पॉइंट ए बी पर। तो इसका जो फार्मूला है लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 और यहाँ पर आता है यू एक्स प्लस ए कॉमा बी माइनस का यू ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई एक्स। और इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसका आंसर आता है लिमिट डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट बाई टेंड टू 0 और यहाँ पर लिखते हैं यू ए, यानी कि अब हमें वाई का निकालना है, वाई के रेस्पेक्ट का निकालना है तो वाई में चेंज करेंगे, ए को फिक्स करके लिखेंगे। तो यानी कि ए और यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस बी माइनस का यू ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई वाई। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, अगर हम v को चेक करेंगे डेल v अपॉन डेल एक्स, तो इसका यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 और इसको यहाँ पर लिखते हैं v, x की जगह पर यहाँ पर x प्लस ए कॉमा यहाँ पर b माइनस का v a कॉमा b डिवाइडेड बाई y। और स्टूडेंट अगर यहाँ पर डेल v अपॉन डेल y लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर लिमिट y टेंड टू 0, यहाँ पर लिखते हैं v, x वाला पॉइंट डायरेक्ट लिखेंगे a और यहाँ पर लिखेंगे y प्लस b माइनस का, आगे देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं v और यहाँ पर a y प्लस b माइनस का b a कॉमा b डिवाइडेड बाई y। ये स्टूडेंट किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला है। अब यहां पर आगे देखते हैं तो स्टूडेंट अब यहां पर प्रूव करना है, क्वेश्चन है ये, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स बाई एक्स इंटू वाई प्लस आई वाई इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट इज नॉट एनालिटिक। यानी कि ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस आई इंटू वाई, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन एनालिटिक नहीं है, इसे प्रूव करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन लिखा है एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है एक्स वाई प्लस आई इंटू वाई। तो स्टूडेंट एफ जेड की वैल्यू हम यहाँ पर रियल इमेजनरी में लिखी है, तो रियल इमेजनरी में लिखते हैं यू प्लस आई वी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस का यहाँ पर आई इंटू वाई। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर u की जो वैल्यू मिली वो x इंटू वाई और v की वैल्यू जो है वो y के इक्वल है। तो स्टूडेंट u और v ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है
पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं जिसमें x और y की पावर का सम प्रत्येक टर्म में पॉजिटिव इंटीजर हो, ऐसे फंक्शन पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पावर इसकी एक पावर तो दो पावर आ जाएंगी। ये यहाँ पर v y की एक पावर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सिंस u, v आर continuous function, so एक सेकेंड यहाँ पर तो यहाँ पर सिंस u एंड v आर, स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस नहीं, सिंस u एंड v आर पॉलिनोमियल फंक्शंस in x, y, they are continuous. तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे एंड देयरफॉर एफ जेड, जो यहाँ पर एफ जेड बना हुआ है वो u और v से बना हुआ है, यानी u की वैल्यू लिखी है xy और v की वैल्यू y। तो यहाँ पर देयरफॉर एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस। एवरीवेयर, तो एफ जेड हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक के लिए या तो हम ये चेक करते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, या हम ये चेक करते हैं कॉची रीमान इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉची रीमान चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉची रीमान डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा, केवल वाई मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डेवर यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लगाया, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर एक्स आएगा। इसके बाद यहाँ पर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं डेल v अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये कंडीशन यहाँ पर डेल u डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल x और डेल v डिवाइडेड बाई डेल y, ये CR इक्वेशंस होती हैं। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर 1 है, जो कि डज नॉट इक्वल है। और दूसरा यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x, इसका आंसर इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें अगर माइनस लगाते हैं तो 0 आएगा, लेकिन ये x है तो ये भी अनइक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सिंस CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, therefore fz is not analytic. fz is not analytic function। तो स्टूडेंट यहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए फंक्शन अब fz है वो एनालिटिक नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इफ fz इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ये वैल्यू तब यूज करेंगे जब z डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और z इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू 0 आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करना है कि प्रूव दैट fz माइनस f0 डिवाइडेड बाई z, इसका आंसर 0 आएगा, ये 0 लिखा हुआ है, एज z टेंड टू 0, यानी z को जब हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो इस क्वांटिटी का आंसर 0 आएगा। इसके बाद एलोंग एनी रेडियस वेक्टर, यानी किसी भी रेडियस वेक्टर पर अगर हम चलेंगे z टेंड टू 0 की तरफ तो इस क्वांटिटी का आंसर 0 आएगा। लेकिन आगे लिखा है बट नॉट एज z टेंड टू 0 इन एनी मैनर, इसका मतलब इस क्वांटिटी का आंसर 0 नहीं आएगा जब हम किसी कर्व को बदल दें। रेडियस वेक्टर के अलोंग ना चलें, कोई दूसरा कर्व ले लें, उसमें हम z टेंड टू 0 ही लिमिट लगाएं, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का एक फार्मूला बताया था, ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक डिफरेंशिएबल, जैसे हमें यहाँ चेक करना है z इक्वल टू z नॉट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो हमने बताया था कि इस क्वांटिटी को हम f डैश z नॉट लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला बताया था लिमिट z टेंड टू z नॉट, और यहाँ पर f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाई z माइनस z नॉट बताया था। यानी कि अगर ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है स्टूडेंट, इसका आंसर z को हम z नॉट की तरफ ही, यानी कि ये z नॉट पॉइंट है, इस z नॉट पॉइंट से होकर के जाने वाले जितने भी कर्व हैं, चाहे वो लाइन हो या पैराबोला हो या इस तरीके से कर्व हो, z को हम लाएंगे z नॉट की तरफ, चाहे इस कर्व से ले आए z नॉट की तरफ, चाहे इस कर्व से ले आए z नॉट की तरफ, चाहे इस कर्व से z नॉट की तरफ ले आए, यानी z हमेशा z नॉट की ही तरफ रखेंगे। लेकिन इस क्वांटिटी के आंसर में कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो हम कहेंगे फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल है, और इसको f डैश z नॉट से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पर z नॉट की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो f0 बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है लिमिट z टेंड टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ z माइनस f, z नॉट की जगह 0 पुटअप करेंगे और डिवाइडेड बाई z माइनस 0। तो यानी कि स्टूडेंट ये जो फार्मूला लिखा हुआ है fz माइनस f0 डिवाइडेड बाई z टेंड टू 0, यानी z की लिमिट 0 लेनी है, fz माइनस f0 डिवाइडेड बाई z, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये f डैश 0 की क्वांटिटी लिखी हुई है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि इसका जो आंसर है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग तो 0 आएगा, लेकिन अगर हम कर्व को बदल दें, लिमिट हम z की 0 की तरफ लगाएंगे, लेकिन कर्व बदल दें तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है बट नॉट, इसका आंसर 0 नहीं आएगा अगर हम कर्व को बदलते हैं तो। यानी कि फंक्शन f डैश 0 की वैल्यू रेडियस वेक्टर के अलोंग तो 0 आएगी, लेकिन दूसरा कर्व अगर हम लिख देंगे तो 0 नहीं आएगी। इसका मतलब इसका आंसर कर्व को बदलने पर आंसर बदल जाता है, इसका मतलब ये f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन है ये z टेंड टू, यानी z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा भी आ सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, इन्होंने ये बताया है कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी जब लिमिट 0 लगाएं, लेकिन कंडीशन दी है एलोंग रेडियस वेक्टर। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं एलोंग रेडियस वेक्टर। एलोंग रेडियस वेक्टर, तो स्टूडेंट रेडियस वेक्टर जो होती है लाइन, ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। इस ऑरिजिन से होकर जाने वाली कोई भी लाइन, इस ऑरिजिन से होकर जाने वाली कोई भी लाइन हो, इस लाइन का नाम होता है रेडियस वेक्टर। ये y बराबर x भी हो सकती है, y बराबर x है तो इन दोनों ठीक 20 से होकर के जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर है और ये है तो यानी कि ये लाइन जनरल इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। m की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इन दोनों पॉइंटों से ठीक 20 से होकर के जाएगी, m की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कर देंगे तो इस तरीके से ये लाइन
इस तरीके से बढ़ने लगेगी। और अगर 1 से कम रखते हैं तो स्टूडेंट इस बीच वाली लाइन से नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि इसमें बहुत सारे कर्व हैं, लेकिन सभी लाइन है और सभी लाइन ओरिजिन से होकर के जा रही हैं। तो जनरल फॉर्म है इसका रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर किसी भी रेडियस वेक्टर के अलोंग चलेंगे तो इनके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कर्व अगर हम दूसरा बदल देते हैं तो ये कह रहे हैं इसका आंसर बदल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं अलोंग रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर की जो इक्वेशन होती है y = mx। तो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट लिमिट z टेंड टू 0, और यहाँ पर एफ जेड माइनस यहाँ पर लिखते हैं f0 डिवाइडेड बाई जेड। सॉल्व किया इसको तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा लिमिट z टेंड टू 0 लिखा, और इसके बाद में एफ जेड की वैल्यू रखते हैं। तो एफ जेड की वैल्यू लिखी हुई है x × y स्क्वायर, x × y स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा x + i × y होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y पावर 4, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस y पावर 4 माइनस f0 की वैल्यू स्टूडेंट 0 लिखी हुई है डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है z। तो इसको हमने यहाँ पर z लिख दिया। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट z टेंड टू 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा x × y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + iy, और होल डिवाइडेड बाई में यहाँ पर लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस y पावर 4, और इनटू स्टूडेंट ये z जो लिखा हुआ है z की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं x + i × y। तो इस तरीके से x + iy से x + iy कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें y की जगह पर mx रखना है, रेडियस वेक्टर के अलोंग वर्किंग करनी है। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू z टेंड टू 0 यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर लिखते हैं x और y की जगह पर mx। तो यहाँ पर y की जगह लिखते हैं m × x और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y की जगह यहाँ पर लिखते हैं m × x और इसका होल पावर 4। इतना आता है यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, जब देखते हैं स्टूडेंट z टेंड टू 0, z की वैल्यू 0 होती है, उसमें x और y दोनों 0 होते हैं। यहाँ पर टोटल वर्किंग x में आ चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पर लिमिट z टेंड टू 0, इसमें x y दोनों थे, लेकिन यहाँ पर टोटल वेरिएबल x बन चुका है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड टू 0, और इसको यहाँ पर लिखते हैं m स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कॉमन ले लिया x स्क्वायर, तो यहाँ से मिला 1 + m पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर m पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है लिमिट x टेंड टू 0, एक्स स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यानी कि m स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, और डिवाइडेड बाई 1 + m पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट अब x की जगह पर यहाँ पर 0 पुटअप करते हैं, तो यानी कि ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 + 0, तो इसलिए इसका आंसर आया 0। यानी कि जब हम रेडियस वेक्टर के अलोंग चलते हैं तो इस क्वांटिटी का आंसर 0 आता है। और ये जो फार्मूला लिखा है स्टूडेंट वो यहाँ पर लिखा है, इसको हम f' 0 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको हम f' 0 यानी कि 0 पर हम डिफरेंशिएबल चेक भी कर रहे हैं, ऐसा देख सकते हैं। अब स्टेप सेकंड लेते हैं, अलोंग सेकंड कर्व, कोई दूसरा कर्व लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं किस तरीके से लिया जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ये लाइन दिख नहीं रही है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, इसमें यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ से x स्क्वायर से x क्यूब को कैंसिल करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + m का पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ पर x की जगह 0 पुटअप करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 + 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सेकेंड।
अब यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड लेते हैं, अलोंग द कर्व। अब स्टूडेंट कर्व कैसे डिसाइड करेंगे इसको देखते हैं। तो फार्मूला यही है, लिमिट z टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। एफ जेड की वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं 0, और डिवाइडेड बाई जो z लिखा हुआ है, z की वैल्यू x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई कैंसिल होगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, इसमें यहाँ पर आता है z टेंड टू 0, फिर यहाँ पर लिखते हैं x इंटू बाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस बाई का पावर 4। तो स्टूडेंट कर्व डिसाइड करने का मेथड है कि लाइन जो रेडियस वेक्टर था हमें z टेंड टू 0 पर चेक करना था, यानी 0 पॉइंट z इक्वल टू 0 जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है। तो इसी कर्व पर हमने एक लिखा था रेडियस वेक्टर, यानी जो रेडियस वेक्टर था ये लाइन थी y बराबर mx, यानी कि जो कर्व, जो कोई भी हम कर्व लेंगे वो सभी ऑरिजिन से होकर के पास हो। अब हमें ऐसा कर्व लेना है जो ऑरिजिन से होकर के ही पास हो, लेकिन इसका आंसर 0 ना आए। अभी आंसर आया था उसकी वैल्यू रेडियस वेक्टर के अलोंग तो 0 आया था। अब स्टूडेंट ऐसा कर्व लेंगे जिसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि बट नॉट एज z टेंड टू 0, z 0 ही रखेंगे लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो कर्व डिसाइड करने का मेथड है कि जो डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट, इसमें पावर जो वेरिएबल की होती है सेम बनाई जाती है। ये इसकी ट्रिक है कि सेम पावर बना लें, ऐसा कर्व रखें। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बाई पावर 4 ये सेम पावर का बने। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई पावर 4, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं बाई का स्क्वायर। ये कर्व डिसाइड करें और इस कर्व को हम चेक कर लें कि ये ऑरिजिन से ही पास हो रहा हो। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है ये स्टूडेंट पैराबोला होता है, और पैराबोला यहाँ पर x और y की जगह अगर 0 0 लिख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। इसका मतलब ये कर्व ऑरिजिन से पास होगा और ये पैराबोला होगा। तो इसमें अगर हम x इक्वल टू बाई स्क्वायर लिख दें, लेकिन कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हैं, वेरिएबल यही रहेगा। अगर हम x इक्वल टू एम बाई स्क्वायर लिख दें या 4 बाई स्क्वायर लिख दें या 7 बाई स्क्वायर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट को, लेकिन वेरिएबल की पावर ऐसे ही रहेगी। यानी कि इन दोनों की पावर जो होती है वो सेम बनाई जाती है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई पावर 4, तो एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं अलोंग द कर्व। ये कर्व को डिसाइड करने का मेथड है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं बाई का स्क्वायर। तो अब इस कर्व को यहाँ पर पुट करते हैं, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, और x यहाँ पर लिख दिया इंटू बाई स्क्वायर की जगह पर हम x लिखते हैं, तो बाई स्क्वायर की जगह पर x लिखा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वायर आया, प्लस बाई पावर 4 लिखा हुआ है तो x का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट। और अब यहाँ पर देख रहे हैं z की लिमिट 0 थी, तो 0 इस पॉइंट पर होता है, इस पर x भी 0 और y भी 0, टोटल जो क्वांटिटी बनती है फिर उसी की लिमिट लगाते हैं। तो z टेंड टू 0 की जगह पर लिखते हैं x टेंड टू 0, और अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ से मिलता है इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, और इसको यहाँ पर सॉल्व किया x का स्क्वायर मिलेगा, यानी x स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाई यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करते हैं, इसलिए यहाँ पर f डैश 0 की वैल्यू आंसर स्टूडेंट आया 1/2। तो अभी हमने जो फर्स्ट स्टेप लगाया था उसमें z टेंड टू 0 पर ही रेडियस वेक्टर के अलोंग लिया था, तो इसका आंसर 0 आया था स्टूडेंट। लेकिन अब हमने इसी पॉइंट पर, यानी कि z जो जा रहा है वो 0 की तरफ ही जा रहा है, पैराबोला पर भी और इस लाइन पर भी z टेंड टू 0। लेकिन जब हमने रेडियस वेक्टर लिया था तो आंसर 0 आया था, और पैराबोला अगर लिया है तो इसका आंसर आया 1/2। इसका मतलब f डैश 0 का आंसर z टेंड टू 0 पर अलग अलग कर्व पर अलग अलग आता है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर पूछा जाए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो स्टूडेंट यहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और इन्होंने केवल इतनी बात पूछी थी कि रेडियस वेक्टर पर 0 आएगा, लेकिन दूसरे कर्व पर इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट।
तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब बाई इंटू बाई माइनस आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी तब है जब जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जेड की वैल्यू जीरो लिखेंगे स्टूडेंट तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। सो दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड, इसका जो आंसर है वो जीरो आएगा जब हम जेड की लिमिट जीरो लगाएंगे। लेकिन कंडीशन दी है अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, किसी भी रेडियस वेक्टर पर चलेंगे इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन इन्होंने कहा बट नॉट, यानी कि इसका आंसर अब जीरो नहीं आएगा, लिमिट भले ही जेड की जीरो लगाएं, लिमिट जेड की जीरो ही रहेगी, लेकिन इस क्वांटिटी का आंसर जीरो नहीं आएगा इन एनी मैनर, यानी कर्व बदल दिया जाए लेकिन कर्व जो पास होगा वो ऑरिजिन से ही पास होगा। तो अब यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अलोंग रेडियस वेक्टर। अलोंग रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर की इक्वेशन स्टूडेंट बाई इक्वल टू एम एक्स, इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट जेड टेंड टू जीरो, और ये जो क्वांटिटी है इसको अभी हमने डिफाइन किया था, ये क्वांटिटी एफ डैश जीरो के इक्वल है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है जीरो पर डिफरेंशिएबल है कि फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम यही फार्मूला लिखेंगे और एफ डैश जीरो के इक्वल लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर केवल यही लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिमिट जेड टेंड टू जीरो, और यहाँ पर लिखते हैं एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड, और इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट जेड टेंड टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू लिखते हैं एक्स क्यूब बाई इंटू, यानी कि यहाँ पर आता है एक्स क्यूब इंटू वाई, और इसको लिखते हैं बाई माइनस आई इंटू एक्स। फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है स्टूडेंट एक्स का पावर 6 प्लस यहाँ पर बाई का स्क्वायर माइनस एफ जीरो की वैल्यू लिखते हैं तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई अपॉन में आता है जेड, और जेड की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट एक्स प्लस आई वाई। सॉल्व करते हैं तो यानी इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट जेड टेंड टू जीरो, एक्स क्यूब बाई, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू बाई इंटू, स्टूडेंट इसमें से अगर हम माइनस आई कॉमन लेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का आई, एक्स पॉजिटिव आएगा, माइनस आई से डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का आई वाई, होल डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है एक्स का पावर 6 प्लस बाई का स्क्वायर इंटू में लिखा हुआ है जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। तो स्टूडेंट एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई को कैंसिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, इसके बाद यहाँ पर माइनस का आई एक्स क्यूब इंटू बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 6 प्लस बाई का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों हैं तो इसलिए यहाँ पर जेड टेंड टू जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व बाई इक्वल टू एम एक्स, अब बाई की जगह एम एक्स रखते हैं, यानी इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट माइनस का आई एक्स क्यूब, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं माइनस का आई इंटू एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर बाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, बाई की जगह पर एम एक्स, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर एम एक्स लिखा, डिवाइडेड बाई एक्स पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखते हैं एक्स का पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह एम एक्स, तो एम एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल वेरिएबल एक्स है तो जेड टेंड टू जीरो का मतलब है ऑरिजिन पर जेड की वैल्यू जीरो होती है, तो जहाँ पर जीरो होता है जेड वहाँ पर एक्स भी जीरो और बाई भी जीरो। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स बना हुआ है तो जेड टेंड टू जीरो है तो वहाँ पर हम लिखेंगे एक्स टेंड टू जीरो, इक्वल टू लगाया, लिमिट यहाँ पर एक्स टेंड टू जीरो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, यानी एक्स पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का आई इंटू एम एक्स का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं एक्स का पावर 4 प्लस एम का स्क्वायर
और यहाँ से जो आंसर आएगा इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का i इंटू एम इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है x का पावर 4 प्लस m का स्क्वायर। स्टूडेंट x की जगह पर 0 पुटअप करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी 0 आ जाएगी, तो इक्वल टू लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई x की जगह पर 0 प्लस का m स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0। यानी कि रेडियस वेक्टर के अलोंग अगर हम निकालते हैं, यानी z को z0 की तरफ ले आए, यानी 0 की तरफ ले आए ओरिजिन की तरफ, y इक्वल टू mx वाले कर्व पर, तो इस क्वांटिटी का आंसर 0 आएगा। ये स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप नंबर सेकंड चलते हैं। तो स्टेप नंबर सेकंड पर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है अलोंग द कर्व। अब हम कर्व अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे, किस तरीके से डिसाइड करना ये देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर यही फार्मूला है, शॉर्ट में इसको एफ डैश 0 वैल्यू इसको यहाँ पर लिखते हैं, z टेंड टू 0, एफ जेड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से पुटअप की, माइनस एफ 0 की वैल्यू यहाँ पर लिखी, इसके बाद z की वैल्यू x प्लस आई वाई, माइनस आई इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस आई वाई बनेगा स्टूडेंट, और x प्लस आई वाई से ये x प्लस आई वाई कैंसिल होगा, एक्स क्यूब बाई माइनस आई यहाँ पर नोट किया, और x पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर यहाँ तक। यानी कि स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ था कर्व की इक्वेशन एलोंग रेडियस वेक्टर, यानी y इक्वल टू एम एक्स, ऑरिजिन से ही पास हो रही हो। लेकिन अब यहाँ पर z टेंड टू 0 का मतलब है x और y दोनों पॉइंट 0, इसका मतलब है कि कर्व ऑरिजिन से ही पास होना चाहिए, लेकिन डिसाइड अपनी तरफ से करो कि इसका आंसर इन्होंने बताया है कि बट नॉट एज z टेंड टू 0, यानी कि z की लिमिट 0 ही लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो कर्व डिसाइड करना है, ऑरिजिन से ही पास हो कर्व। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है वो बाई स्क्वायर और x का पावर 6 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों वेरिएबल की पावर सेम बनाना है। इस तरीके से हम कर्व को डिसाइड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी x का पावर 6 है, ये बाई स्क्वायर के इक्वल रखें, तो यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बाई, यानी कि यहाँ पर बाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कर्व अगर हम डिसाइड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि पावर तो सेम बना लें, लेकिन कर्व की जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट हम अपनी तरफ से कोई भी लगा सकते हैं। एक्स क्यूब का कांस्टेंट 1 बना रहने दें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 बना रहने दें, या हम जनरल लिख सकते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स क्यूब, एम की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, और जनरल भी हम रख सकते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स क्यूब। केवल पावर डिसाइड करते हैं, कांस्टेंट कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम ये डिसाइड कर लें कि ये जो कर्व है ये ऑरिजिन से होकर के पास हो रहा है कि नहीं, ये या फिर ये। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखें तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, यानी कि ऑरिजिन से ही पास हो रहा है। तो स्टूडेंट इस कर्व की जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि तो अब हम यहाँ पर z को 0 की तरफ ले आएंगे, यानी कि इस पॉइंट की तरफ ले आएंगे, तो इसके आंसर में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है, यानी कि एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आती है हमें चेक करना है। तो इक्वल टू लगाएं, यहाँ पर लिखते हैं अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट, इसमें यहां पर लिखा z टेंड टू 0, माइनस का i लिखा यहां पर, एक्स क्यूब यहां पर लिखा हुआ है, और फिर यहां लिखा है बाई, तो बाई की जगह पर यहां एक्स क्यूब रखते हैं, यानी एक्स क्यूब इंटू बाई की जगह पर भी एक्स क्यूब, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखा हुआ है x का पावर 6, और बाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो x का पावर 6 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट लिमिट। और अब यहाँ पर टोटल जो वेरिएबल है वो केवल x में बना हुआ है, तो z 0 होता है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर x और y दोनों ही 0 होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर z की जगह पर हम लिमिट x का डिनोट करेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का i इंटू एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स का पावर 6, एक्स पावर 6 से एक्स पावर 6 कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा माइनस का i अपॉन 2, यानी कि जब रेडियस वेक्टर के अलोंग ले रहे थे तो एफ डैश 0 का आंसर पहले स्टेप में
एफ डैश जीरो का जो आंसर था वो जीरो आता था, और हमने कर्व अगर बदल दिया तो एफ डैश जीरो का आंसर यहाँ पर माइनस का आई अपॉन 2 आया। यानी कि एफ डैश जीरो की जो वैल्यू है अलग अलग कर्वों पर, यानी कि z टेंड टू जीरो ही लिखा है, एक कर्व रेडियस वेक्टर के अलोंग चल रहे हैं z टेंड टू जीरो की तरफ, और एक y इक्वल टू एक्स क्यूब पर चल रहे हैं। तो दोनों कर्वों पर इस क्वांटिटी का आंसर यानी एफ डैश जीरो का आंसर अलग अलग है, एक पर आया है माइनस का आई अपॉन 2 और एक पर आया है जीरो। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर पूछा जाए फंक्शन जीरो पर एनालिटिक है कि नहीं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ डैश जीरो की वैल्यू अलग अलग कर्व पर अलग अलग निकली हुई है, तो इसलिए एफ डैश जीरो पर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो फिर एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं, यानी फंक्शन जीरो पर एनालिटिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट अगर एनालिटिक पूछा जाए, इस क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हो और केवल इतनी कंडीशन दी हो और ये पूछा जाए z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, तो स्टूडेंट हम इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेप फर्स्ट ना लगाएं, केवल स्टेप सेकंड यानी यहीं से चलते हैं, कर्व की इक्वेशन जो हमने ये ली है यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स क्यूब रखते हैं, तो यहाँ पर एम एक्स क्यूब रखेंगे स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का आई इंटू एक्स क्यूब और एम एक्स क्यूब, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा m इंटू एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर रखेंगे x का पावर 6 आएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 6, और सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे x टेंड टू जीरो, तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस का आई m डिवाइडेड बाई, और यहाँ से x पावर 6 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे 1 प्लस m का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट एफ डैश जीरो की। अब यहाँ पर m की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का आई अपॉन 2, और अगर हम m का आंसर बदल देते हैं 2 रख देते हैं, तो माइनस का 2i अपॉन आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 5। यानी कि केवल यहाँ पर m की वैल्यू बदलने पर इनके आंसर बदल रहे हैं, यानी कि कर्व में 1 रखने पर एक्स क्यूब वाला कर्व मिल रहा है, 2 रखने पर कर्व बदल गया लेकिन ओरिजिन से ही पास हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केवल स्टेप नंबर सेकंड को दिखा सकते हैं कि इस कर्व के अलोंग m की वैल्यू बदलने पर एफ डैश जीरो की वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब जीरो पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।